सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को हम डिस्कस करते हैं, जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे, और बाद में आप लोगों की क्वेश्चंस को भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ में अगर आप डायरेक्ट डिस्कस करना चाहते हो तो अपना हैंड भी रेस कर सकते हो। एक बार सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं सबको जेनोंको को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ में काफी सारे कैंसर वेलनेस टिप्स भी होंगे, ब्लॉग्स भी होंगे, कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं। तो मैं आप सबको ऐप की लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में सेंड कर दूंगी, आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सेशन मेजरली हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आए। तो आज के हमारे zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत जैन, जो कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर और मेडिकल कैनबिस एक्सपर्ट हैं, 8 साल से भी ज्यादा वर्षों के अनुभव के साथ। हेलो डॉक्टर, और मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी हमारे आज के सेशन में। Yeah, very good evening. So, या गुड इवनिंग डॉक्टर, हाउ आर यू? yeah, I'm good. I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड सर। तो सर हम लोग सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि मेडिकल सीबीडी आजकल इतना सुनने में आ रहा है, मेडिकल कैनबिस, तो वो एग्जैक्टली exactly क्या होता है? देखिए, मेडिकल कैनाबिस की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली कैनाबिस एक टैबू वर्ड यूज होता है मार्केट में इन जनरल। कैनाबिस मीन्स भांग। ठीक है, अगर हम देसी इंडियन भाषा में उसे कहते हैं तो उसे भांग कहा जाता है। तो भांग के मल्टीपल यूजेस हैं, बट जब हम उसे मेडिसिनल कहते हैं या मेडिकल कैनाबिस कहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसकी हमारे को सामने देखने को मिलती है कि जनरली भांग जो है वो टॉक्सिक है। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि भांग अगर टॉक्सिक है या भांग से नशा होता है तो भांग से बनी दवाइयों से भी नशा होता होगा। बट मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको यहाँ बहुत क्लियरली इंडिकेट करना चाहता हूँ कि भांग से जो बनी हुई दवाइयाँ होती हैं उनसे नशा नहीं होता। जब तक वो किसी मेडिकल सुपरविजन में ली जा रही हैं, डॉक्टर की देखरेख में ली जा रही हैं, प्रिस्क्राइब्ड डोजेज में है, एट दैट पॉइंट वो तब तक आपके लिए हार्मफुल नहीं है। जो भी दवाइयाँ जब हम भांग से बनाते हैं या कैनाबिस से बनाते हैं, सो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और उस प्रोसेस की वजह से उनका मैक्सिमम एफिकेसी जो है वो मेडिसिनल यूज में दी जाती है, रादर देन उसको टॉक्सिक इफेक्ट्स को नलीफाई करके या मिनिमाइज करके। हाँ, डेफिनेटली अगर आप ओवरडोज करते हो तो यू मे फील डिजी, हल्का सा डिजी या स्लीपी फील हो सकता है। बट दैट टू अगर आप उसको प्रिस्क्राइब डोजेज में नहीं ले रहे हो तो। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली मेडिकल कैनबिस। इट्स अ वेरी सिंपल टर्म कि आप भांग से कैनबिस को मेडिसिनली यूज कर रहे हो, रादर देन रिक्रिएशनल पर्पज से। आप उसको मेडिसिनल पर्पज से जब यूज करते हो तो उसे मेडिकल कैनबिस कहते हैं। जी सर। तो सर मेडिकल कैनबिस के क्या यूजेस होते हैं, किन किन चीजों में वो यूज किया जाता है? देखिए, मेडिकल कैनबिस को अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो वेराइटी ऑफ यूजेस है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डिसऑर्डर। अगर हम आयुर्वेद, बेसिकली अगर इंडिया में देखें तो आयुर्वेद इज वन सच ब्रांच इन विच मेडिकल कैनबिस कैन बी यूज्ड, राइट। तो आयुर्वेद के अंडर ही आप कैनाबिस को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बिकॉज ओनली द आयुर्वेदा डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, दे हैव द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन मेड आउट ऑफ कैनाबिस। तो जो भी कैनाबिस से बनी हुई दवाइयां हैं, भांग से बनी हुई दवाइयां, उसको लिखने की अनुमति सिर्फ आयुर्वेद डॉक्टर के पास है। और आयुर्वेद में ही बहुत सारे ऐसे योग हैं, 150 से ज्यादा ऐसे योग हैं जिसके अंदर भांग का इस्तेमाल होता है। और वो हर एक योग, हर एक मेडिसिनल फॉर्म अलग अलग डिसीजेज में यूज होती है। तो अगर आप मेडिकल कैनबिस की एप्लीकेशन देखते हैं, उसकी यूटिलिटी देखते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। मतलब ईच एंड एवरी डिसऑर्डर में वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहती है। प्राइमरली अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ कैंसर प्लेटफॉर्म जो कैंसर पेशेंट्स की बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा इजी वे में उनको अवेलेबिलिटी, ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी करवा के हेल्प करता है। तो उसी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, कैंसर है, तो कैंसर के अंदर मेजर एप्लीकेबिलिटी आती है जो कैंसर के साइड इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने में, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जो आ रहे हैं उनको रिड्यूस करने में।
मोर ओवर आप आर्थराइटिस में इट्स वेरी गुड इन्फ्लेमेटरी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर आप देखते हैं तो न्यूरोलॉजिकल जितने नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत अच्छा रोल है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर मीटर डोजेज में और कॉशियसली दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं में बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं। तो यू नेम वन, आप जो भी एक नाम लेते हैं उस नाम में उस जगह पे वहां पे उसकी एप्लीकेबिलिटी है। सो कैनाबिस इज सच अ पोटेंट ड्रग जिसको अगर राइटली यूज करा जाए सो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स। राइट सर। तो सर एक ये क्वेश्चन है, लाइक हमने जैसे अभी कैंसर के बारे में बात करी, तो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो मेन साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, रेडिएशन थेरेपीज ले रहे हैं, तो जैसे पेन होता है ना, और भूख कम लगती है, तो इन सब में कैसे हेल्पफुल होता है मेडिकल कैनबिस? जैसे फॉर एग्जांपल आप कीमोथेरेपी की कोई पेशेंट है, सो इफ अ पेशेंट इज ऑन कीमोथेरेपी तो जनरली फर्स्ट जो साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी है उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन सेकंड साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी से ये सारी ही सिम्टम्स प्रिडोमिनेट होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नौसिया होना, डायरिया होना, आपके हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे ही सिम्टम्स बहुत प्रिडोमिनेंट होने शुरू हो जाते हैं। और जनरली कैंसर पेन अगर है तो वो पेन इतना सीवियर होता है कि जिसके अंदर मल्टीपल ऑपियोइड्स यूज भी है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो उस केस में मेडिकल कैनबिस डेफिनेटली प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल। क्योंकि जो टीएचसी प्रोपोर्शन है कैनबिस का, कैनबिस में बेसिकली हैव सीबीडी टीएचसी एंड अलोंग विद दैट मेनी अल्कलॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो टर्पीन्स है, अल्कलॉइड्स हैं, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है और जितने अंदर साइटोकाइंस हैं उनको रिड्यूस करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है एंड बाय दैट रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन पेन रिड्यूस होता है। मोर ओवर जो केमोथेरेपी इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स हैं सच एज नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो इन सब के अंदर भी ये सारे सिम्टम्स को रिलीव करता है बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन इनसाइड द इंटेस्टाइन। जो आंतों के अंदर सूजन आ जाती है, आंतों के अंदर जो हेल्दी लेयर होती है वो डिजेनरेट या उसकी सेल डेथ होना शुरू होती है जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो कैनाबिस के यूज से ये सारी दिक्कतें भी कम होना शुरू हो जाती है। जी सर। तो सर कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मेडिकल कैनबिस कंज्यूम करना लीगल है इंडिया में? क्या ये सब लीगल है यूज करना? तो उस पे आपके क्या व्यूज हैं? अगर कैनाबिस को मेडिसिनली आप यूज कर रहे हैं, इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इट इज कंप्लीटली लीगल। ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। या द ओनली थिंग इज दैट यू मस्ट हैव अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही मेडिसिन लें, तो इट्स कंप्लीटली लीगल। डॉक्टर जो होना चाहिए दैट मस्ट बी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आयुर्वेद रजिस्टर्ड डॉक्टर होकर होगा और उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब करा है डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, आपकी डिसीज के हिसाब से, डायग्नोसिस के हिसाब से अगर मेडिसिन आपको दी जा रही हैं, सो दैट इज कंप्लीटली लीगल। या बट डेफिनेटली अगर आप रिक्रिएशनल पर्पज से ओवर यूज करते हो सो दैट विल अगेन इट बिकम्स इलीगल एंड इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एज वेल। तो अगर आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के अंडर आप मेडिकल कैनबिस ले रहे हो, प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर है, तो इट इज कंप्लीटली लीगल, उसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। तो सर एक ये क्वेश्चन था, लाइक ऐसी क्या कोई रिसर्च स्टडीज भी हैं जो प्रूव करती हैं या दिखाती हैं कि मेडिकल कैनबिस कितना इफेक्टिव है? देखिए, मेडिकल कैनबिस की एफिकेसी इटसेल्फ पेशेंट के ऊपर ही पता लगती है। मोर ओवर इट डिपेंड्स कि आप कौन सी डिसीज में उसकी स्टडी डिमांड कर रहे हैं। करंटली रिसेंटली इंडिया के अंदर मेडिकल कैनबिस की मेडिसिन अलाउ हुई है बनना और वो बन रही है, कमर्शियली एस्टेब्लिश हो रहा है। या डेफिनेटली बहुत सारी वेस्टर्न में बहुत सारी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है, वेस्टर्न कंट्रीज में एन नंबर ऑफ रिसर्च है जिसके अंदर कैनबिस के ऊपर, स्पेसिफिकली कैनबिस का अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एंड बोल्डर, उन्होंने स्पेशली कैनबिस रिसर्च यूनिट सेटअप करा है जहाँ पे मेडिकल कैनबिस के ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है। इंडिया के अंदर भी मल्टीपल सेंटर्स में कैनबिस को इन हाउस ग्रो करके, R&D पर्पज से ग्रो करके और उसके ऊपर R&D कॉन्टिन्यूस चल रही है। आई माई सेल्फ इज इन्वॉल्व इन मेनी स्टडीज जो कैनबिस के ऊपर हैं, कैना हाउ वट इज द एफिकेसी एंड हाउ beneficial cannabis is in certain disorder, but these are research studies on the clinical basis if we'll see। आप अगर मेरे से क्लिनिकल बेसिस पे बात करोगे तो हम जिस पेशेंट में कैनबिस इंड्यूस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और उस डोजेज के अकॉर्डिंगली, वो सारे पेशेंट में डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं।
तो डेफिनेटली अगर आप इंडियन स्टडीज की बात करोगे तो दैट दो मैनी नंबर ऑफ स्टडीज आर इन प्रोसेस, एंड वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप गूगल करोगे तो आपको इतनी सारी स्टडीज मिल जाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जी सर, ये काफ़ी हेल्पफुल था बिकॉज़ काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं रिसर्च स्टडीज़ के बारे में। तो Our branch deals with the research studies in University of Colorado and Boulder. तो वो पूरा ब्रांच ही इसलिए सेटअप हुआ है जिससे कि वो रिसर्च कर सके, एंड दे आर डूइंग मल्टीपल रिसर्चेज इन इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एज दैट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद कैंसर में बहुत सारी रिसर्च चल रही है, आर्थराइटिस में बहुत सारी रिसर्च चल रही है, तो बहुत सारी रिसर्च अभी कंटिन्यूअसली ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और बहुत सारी ऑनगोइंग हैं। So there's a huge researches are going on, and number of researches are going on cannabis. राइट सर, अ, तो सर लाइक मेडिकल कैनबिस है, उसको लाइक एवरेज रिजल्ट शो करने में पेशेंट्स में क्या वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट या कुछ ऐसा स्पेसिफिक है? No, definitely it varies because cannabis is a medicine जिसको हम अगर आयुर्वेद से बात करें तो वो योग वाली प्रॉपर्टी शो करता है। योग वाली इन द सेंस कि अगर आप लेट से आपने उसको 5 मेडिसिन और दिए पेशेंट को, ठीक है, तो 5 मेडिसिन अगर एक पेशेंट में 5 दिन में रिजल्ट शो करती है, आप जैसे ही उसमें कैनाबिस की मेडिसिन ऐड करते हो तो वो रिजल्ट उसका घट के 3 या 4 दिन में ही दिखना शुरू हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं पुरुषम पुरुषम वीक्षे। इसका मतलब होता है हर एक इंसान अपने आप में अलग है। अगर आप अपने हाथ की भी 5 उंगली देखते हो तो वो पांचों सेम नहीं है, तो 5 इंसान सेम कैसे हो सकते हैं? सिमिलरली कोई भी मेडिसिन होती है वो हर एक इंसान के ऊपर अपना अपना टाइम लेती है। सो इट इज नॉट सो कि मेडिसिन या मेडिकल कैनबिस या कोई भी मेडिसिन होगी उसका हर एक पेशेंट पे सेम इफेक्ट होगा, सेम ड्यूरेशन में होगा, सेम टाइम इंटरवल में होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हर एक मेडिसिन का अपना टाइम होता है, या डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स है जो बहुत स्ट्रांग है तो उनको हाई डोजेज भी टॉलरेट हो जाती है, और कुछ पेशेंट हैं जो वीक हैं तो उनको लो डोजेज में भी थोड़ा सा स्लीपी या डिजीनेस हो सकता है। तो दैट्स वाई मेडिकल कैनबिस इज प्रिस्क्राइब, और ये तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर आपको जिसको नॉलेज है और वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उनकी प्रिस्क्राइब डोजेज में लेने का यही एक रीजन है, क्योंकि इट इज प्रिस्क्राइब बेस्ड अपॉन योर हाइट, वेट, बीएमआई एंड योर मेडिकल कंडीशन। उसके बेसिस पे ही उसकी डोजेज फिक्स करके फिर पेशेंट को एडमिनिस्टर करी जाती है। तो इट्स नॉट लाइक वन डोज फॉर ऑल, एवरी पेशेंट हैव देयर डिफरेंट डोजेजेस। जी सर, तो सर लाइक काफी लोग ये बोलते हैं कि ये लेने से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे या मतलब उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ट्रीटमेंट के वक्त, नहीं तो देखिए, उसके हम्म। डिपेंड साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट? लाइक इन जनरल अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट हम बात करते हैं कि लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, या कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकल कैनबिस इज वेरी सेफ। डेफिनेटली मैं बार बार एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस वो प्रिस्क्राइब्ड डोजेज में हो और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हो। जब तक आप मीटर डोजेज प्रिस्क्राइब्ड और अंडर सुपरविजन है तब तक वो सेफ मेडिसिन है। और ओवर यूज तो अगर आप पानी भी एक बार में बहुत सारा पी लेंगे ना तो वो भी नुकसान देता है। तो अगर आप नुकसान देने की बात कर रहे हैं तो ओवर यूज किसी भी चीज का नुकसान ही देगा, फायदा नहीं करेगा। बट डेफिनेटली अगर वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है, अंडर सुपरविजन यूज हो रही है, तो इट इज वेरी सेफ एंड वेरी वेरी इफेक्टिव एज वेल। तो उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज पे कोई रोल नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आप पूछना चाह रहे थे और जो मोस्टली पूछते हैं कि हम कैनबिस की मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या ये एडिक्टिव तो नहीं है? आई थिंक आपका ये क्वेश्चन होगा उसके अंदर, आई एम एडिंग ऑन टू दैट, आई एम सॉरी फॉर द सेम। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगा, ये जब तक, अगेन सेम थिंग, अगर वो सुपरविजन में है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, प्रिस्क्राइब्ड डोजेज में है, तो वो एडिक्टिव नहीं है। बट ओवर यूज अगर रिक्रिएशनल पर्पज से आप कैनाबिस का करोगे तो डेफिनेटली इट इज एडिक्टिव, बिकॉज है वो कैनाबिस। मैं मेंशन कर रहा हूँ कैनाबिस का ओवर यूज एडिक्टिव है। मेडिकल कैनाबिस मींस मेडिसिनली अगर उसका यूज होगा तो वो एडिक्टिव नहीं है। जी सर, बिल्कुल। अ, तो सर लाइक मेडिकल कैनबिस कॉमनली कैसे किन-किन वेज़ में एडमिनिस्टर किया जा सकता है? किन-किन वेज़ में उसे मतलब जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है? राइट। तो अभी देखिए इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूँ, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है जो अवेलेबल है कैनाबिस में, वो कई टिंचर्स अवेलेबल हैं जो आपको सबलिंगुअली लेने होते हैं। यू मतलब कैनाबिस का एक्सट्रैक्ट किसी ऑयल में
जनरली वेजिटेबल ऑयल में या मिनरल ऑयल में मिक्स करके या हैम्पसीड ऑयल में ही मिक्स करके उसको सबलिंगुअली कंज्यूम कर सकते हैं। एक वे वो है जो अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा अवेलेबल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है जो कैप्सूल्स में और टैबलेट फॉर्म में है। तो ये दो फॉर्म करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इन दोनों ही फॉर्म में कैनबिस को आप कंज्यूम कर सकते हैं। जब प्रिस्क्राइब हो वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो सबलिंगुअली लेने में ज्यादा कंफर्टेबल है या फिर कैप्सूल फॉर्म, या क्या उसको बेस्ट सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डोजेज प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो इधर में भी टैबलेट और कैप्सूल और टिंचर वट एवर इट इज, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसको रिक्वायरमेंट क्या है उसको। तो तीन फॉर्म करंटली अवेलेबल है, टैबलेट, कैप्सूल एंड टिंचर्स। जी सर। तो सर एक ये क्वेश्चन है, लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनके जो अभी करेंटली मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है अगर पेशेंट का, तो ऐसा तो नहीं होता है कि उस वक़्त उनके ट्रीटमेंट के साथ वो इंटरैक्ट करे, या लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं अभी मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान तो हम नहीं लेंगे, उसके बाद लेंगे। तो क्या ट्रीटमेंट के वक़्त लेने का इसका कुछ अलग फ़ायदे होते हैं या ये सेफ होता है लेना? देखिए डिपेंड करता है अगेन कि कौन सा ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं, उस टाइम पे अगर आप कैनाबिस कंज्यूम करो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसका ड्रग कोई ऐसा नॉन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तो अभी तक नहीं मिला है। मोर ओवर वो कीमोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट्स है, नॉजिया है, वॉमिटिंग है या लैक ऑफ एपेटाइट है, उनको सबसाइड ही करता है। तो इट्स वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। लेकिन हाँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, मेजर डिप्रेसिव है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स है या बाइपोलर है, तो उसके उस केस में भी मेडिकल कैनबिस को कंज्यूम करना है तो बहुत कॉशियसली यूज करना है। बिकॉज वहां पे वो थोड़ा सा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देता है, तो वहां पे यूज करते हुए बहुत ही सावधानी से उसको यूज करना है। तो जब भी यूज करें तो वहां पे डॉक्टर जो है वो ये चीज देख के और कौन सी मेडिसिन है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करें। बट डेफिनेटली इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैनबिस हेल्प्स अ लॉट, बट इट हैज टू बी यूज्ड जुडिशियसली और कॉशियसली। राइट सर। तो सर क्या मेडिकल कैनबिस लेने का कोई स्पेसिफिक एज लिमिट है या कोई बार है? ये डिपेंड करता है कि एज लिमिट एंड बार। एज लिमिट जनरली हम ये सजेस्ट करते हैं कि अबव 16 हम स्टार्ट करते हैं। बट अगेन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर फुल स्पेक्ट्रम मेडिसिन अवेलेबल हैं। फुल स्पेक्ट्रम में सीबीडी, टीएचसी, एवरीथिंग इज इक्वल, तो उसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते। बट अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो अवेलेबल है कैनाबिस की फॉर्म, उसमें सीबीडी प्रिडोमिनेंट है जिसके अंदर टीएचसी नहीं होता। So if only CBD is there or THC is less than 0.3% अगर वो प्रेजेंट है मेडिसिन में, तो इट इज सेफ टू एडमिनिस्टर इन किड्स एज वेल। आप बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हैं या एडीएचडी के जो बच्चे हैं, उनके अंदर हाई कंसंट्रेशन सीबीडी वाली जो कैनाबिस है, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो ऐसा अगर इंडिया की बात करें तो इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि इंडिया में अभी वो ऐसा अवेलेबिलिटी बहुत रेयरली है जिसमें हाई कंसंट्रेशन सीबीडी हमें मिल जाए या टीएचसी लेस देन 0.03% मिले, तो वो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और जो अवेलेबल है वो 1:1 में है या मैक्सिमम फुल स्पेक्ट्रम ही है जिसके अंदर सीबीडी टीएचसी दोनों होता है। तो इसलिए वो अनसेफ हो जाता है वहाँ पे 16 प्लस में, 16 बिलो में। तो 16 प्लस में ही उसको, और अपर एज लिमिट एज सच कोई स्पेसिफाइड नहीं है, बट कॉशियसली यूज करा जाए सो इट कैन बी यूज इन अप टू 16 या। लेकिन अगर आपको हाई कंसंट्रेशन सीबीडी और लो कंसंट्रेशन टीएचसी वाला मिलता है या ओनली सीबीडी वाला मिलता है, तो वो आप बच्चों में 4-5 ईयर्स के बच्चों में भी दे सकते हैं। जी सर। तो सर जैसे आपने लाइक पहले भी बताया कि मेडिकल कैनबिस भी एक टाइप मतलब आयुर्वेदा के अंडर ही आता है। तो अगर हम आयुर्वेदा एक पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें, तो जैसे माना जाता है मतलब प्रूवन भी है कि ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स में हेल्प करेगा। बट उसके साथ साथ क्या वो कैंसर की सेल्स को ग्रो करने से भी रोकता है, क्योरिंग या उसमें भी कुछ हेल्प करता है आयुर्वेदा या मतलब दोनों? देखिए डेफिनेटली इफ यू यूज कैनाबिस अलोंग विद आयुर्वेदा, और जब ये कंबाइंड थेरेपी की हम बात करते हैं, तो या एक हम इसे कह सकते हैं कि हम वी व्हेन वी कंबाइन एलोपैथी मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन एंड कैनाबिस एवरीथिंग, सो इट इज बेसिकली अ होलिस्टिक अप्रोच। और जब भी हमने हर पेशेंट में देखा है कि व्हेन वी अप्रोच होलिस्टिकली,
कि हम सारी ट्रीटमेंट को कंबाइन करते हैं, वी हैव सीन एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन ऑल द पेशेंट्स। तो डेफिनेटली आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती हैं। एक कैंसर सेल अगर एक जगह पे है और एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो गया बट मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, तो उसको वो एक ही जगह पे कंट्रोल करना बहुत ही इजी भी है विद द हेल्प ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, और वो मैनेज भी हो सकता है। बट ये आफ्टर मेटास्टेसिस व्हेन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो होलिस्टिक अप्रोच इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि जब एक जगह पे है, लोकेटेड है, बिनाइन है, तो बिनाइन का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उसको वहां से डाइसेक्ट निकाल दो, उसको वहां से जो भी है सर्जिकल रिमूवल करके, और वहां से उसे हटा के देन फर्दर आप जो कीमो देना है या रेडिएशन थेरेपी के थ्रू उसको वहां पे सबसाइड कर दिया जाए। लेकिन मेटास्टैटिक डिसीजेज में ये ऑप्शन हमारे पास खत्म हो जाता है, तो वहां पे कीमो ऑप्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करते हो, तो देयर आयुर्वेदा प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल, क्योंकि ये क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है। तो जब भी हम होलिस्टिक अप्रोच वहां पे रखते हैं, तो आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ स्पैन भी बढ़ा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुआ है। तो ये दोनों ही चीज में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है कंपेयर टू द अदर ग्रुप जिन पे हमने सिर्फ एक सिंगल साइडेड अप्रोच रखी है। एंड डेफिनेटली अगर बिनाइन स्टेजेस ऑफ कैंसर भी है, वहां पे भी आयुर्वेद ने बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो करे हैं। इसके लिए भी अगर आप देखना चाहें, नंबर ऑफ स्टडीज भी अवेलेबल है जिसमें दिखा गया है कि आयुर्वेद अप्रोच से, होलिस्टिक अप्रोच से जो कैंसर ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन आई है और बहुत हद तक वो कंट्रोल हो गई है। अगर बिनाइन ट्यूमर्स है, फाइब्रॉइड्स हैं या कुछ भी है, वो तो आयुर्वेद से 100% आयुर्वेदिक या होलिस्टिक अप्रोच से वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये तो मैंने पर्सनली अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो सिर्फ फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, और वो सिर्फ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से ही ठीक हो गए। जी सर। तो सर लाइक काफी लोगों का लाइक ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद एक ये टेंशन रहती है कि रेकरेंस ना हो, बिकॉज उसके भी चांसेस काफी रहते हैं। तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद रेकरेंस में भी हेल्प कर सकता है, प्रिवेंशन में भी हेल्प कर सकता है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, रेकरेंस प्रिवेंशन। इट्स लाइक हम इसे अगर हम कैंसर की भाषा में कहें, आयुर्वेद सॉइल की थ्योरी है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कैंसर है जिसको आपने ट्रीट कर दिया, राइट नाउ देयर इज नो सच कैंसर सेल आपका उस लोकेशन पे नहीं है, लेकिन कैंसर सेल कई बार ट्रैवल करके किसी और फेवरेबल साइट पे जाके हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सो दे वोंट शो एनीथिंग। तो वहां पे वो हाइबरनेटेड हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बट सेल वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन जब भी उन्हें फेवरेबल एटमॉस्फेयर या फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, तो वहां पे वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे रिकरेंस को या प्रिवेंशन के लिए कोई भी स्टेटमेंट देना इज नॉट राइट, बट या डेफिनेटली अगर रेगुलर मेडिसिन लेते रहते हैं, तो अगर वो कहीं से भी रिकरेंस या प्रोग्रेशन थोड़ा सा दोबारा शुरू हुआ है, तो उसे वहीं की वहीं इनिशियल स्टेजेस में ही, बिकॉज वी नो कि ऑलरेडी एक बार हो चुका है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो दोबारा रिकरेंस हो सकता है, तो वहां पे हम रेगुलर ट्रीटमेंट अगर रखते हैं तो वो रिकरेंस के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। बट ये स्टेटमेंट देना कि वो खत्म हो जाएगा, वो गलत होगा। बट डेफिनेटली इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द रिकरेंस, कि रिकरेंस के चांसेस को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि रेगुलर मेडिसिन जब हम यूज करते रहते हैं तो वो इंटरनली जहां भी वो सेल अगर डिपॉजिट है, तो इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उस सेल को भी वहां पे खत्म कर दे और वो दोबारा ग्रो ना हो। और अगर ग्रो होना शुरू भी हुआ है तो इनिशियल स्टेजेस में ही हमें पता लग जाता है, और वहीं पे हम उसको दोबारा से एक्टिव ट्रीटमेंट के जरिए दोबारा उसे खत्म कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सर जैसे कि हम सब लोग ही जानते हैं कि हम लोग कितनी भी अच्छे से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ-साथ जो लाइफ़स्टाइल होता है, स्पेशली आपकी जो डाइट है, जो आप खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या डाइट रिलेटेड कौन-सी टिप्स देना चाहोगे आप सबको, जिनसे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या ट्रीटमेंट की एफिकेसी सबसे बढ़ेगी? सी डेफिनेटली आपने अगर डेटा देखते हैं हम करंटली, तो 90% ऑफ द पेशेंट्स जिनकी डेथ होती है आफ्टर कैंसर, सो दे वोंट डाई बिकॉज ऑफ कैंसर, एक्चुअली दे डाई बिकॉज ऑफ कैचेक्सिया, दैट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, माल नरिशमेंट की वजह से कैचेक्सिया, कैचेक्सिया होने के बाद उनकी डेथ होती है। So nutrition is very very important in patients who are fighting from cancer and who are cancer survivors as well. दोनों के अंदर ही न्यूट्रिशन एक मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज जब कैंसर सेल ग्रो होते हैं तो वो पूरी बॉडी से ही आपका न्यूट्रिशन ड्रेन करना शुरू कर देते हैं, और वो पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करने देते, अपने आप ही सेल्फ न्यूट्रिशनल लेते रहते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन ड्रेन करता है कैंसर सेल।
So nutrition definitely plays a major role and it prevents you from cachexia. अब now for the purpose of nutrition it is very important कि आप अपने मार्कर्स को रेगुलर चेक करते रहें, किडनी को, लीवर को. अगर लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन आपका ठीक है तो ample amount of protein intake is very necessary. Citrus fruit intake is very necessary. Moreover, आपने curcumin, it is very very beneficial both for the purpose of nutrition and for treatment of cancer. अभी हम नैनो कर्कुमिन एक और एक्सट्रैक्ट है जो दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ कर्कुमिन, हल्दी का ही एक्सट्रैक्ट है एंड इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एज वेल. और वो कैंसर के साइड इफेक्ट्स को भी कहीं ना कहीं कम करता है. सो न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन मैनेजमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. बिकॉज आप देखोगे हर बार जब भी आप कीमोथेरेपी करवाते हो, कीमोथेरेपी करवाने के बाद आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, टीएलसी डाउन हो रहे हैं. So all these things are managed by the proper intake of nutrition. अगर आप proper intake रखते हो nutrition का तो वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है. So definitely nutrition plays a very very major role in the management of cancer. Yeah. राइट सर. और सर जैसे बोलते हैं कि लाइफस्टाइल मतलब खाना एंड एक्सरसाइजिंग या जिसको फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, तो वो क्या रोल प्ले करता है? क्या वो जरूरी है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी ही होती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कैंसर पेशेंट्स में, तो कैंसर पेशेंट्स में ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर, राइट. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करें, अपने आप को एक्टिव रखें सो दैट यू वोंट गेट ओबीस. आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसको रेगुलर चेक करके रखें. कोलेस्ट्रॉल आपके विद इन नॉर्मल रेंज रहना चाहिए. बिकॉज जब भी ये दिक्कत होंगी तब आयुर्वेद की कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज आएंगी एंड दैट विल लीड टू ईच एंड एवरी डिजीज डिसऑर्डर. सो डेफिनेटली बीइंग एक्टिव इज द की ऑफ सक्सेस. कैंसर के पेशेंट्स में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. इट इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन एज वेल. एंड ओबेसिटी इज द मेजर रिस्क फैक्टर. अगर कोई पेशेंट ओबीस है तो दे हैव हाई चांसेस, अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, पेशेंट ओबीस है, तो उनके वहां पे चांसेस 2-fold इंक्रीज हो जाते हैं. सो डेफिनेटली बीइंग फिट, अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ था एंड यू आर ओबीस, सो यू आर एट अ मेजर रिस्क. तो डेफिनेटली प्लीज 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 स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी. अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, ओबेसिटी की कैटेगरी में ना आए. यू विल बी मच सेफर बाय दैट. राइट सर. तो सर एक क्वेश्चन था, लाइक ऐसी क्या कोई स्पेसिफिक फूड चीज मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ चीजें जो बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए या कुछ चीजें जो प्रेफर करनी ही चाहिए? देखिए, इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये चीजें बंद करनी है, ये चीजें खानी है. हम रादर इसमें ये कहेंगे कि कौन सी डिसीज है उसके हिसाब से डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट, तो एवरीवन नो कि उनको लो कैलोरी फूड खाना है जिसके अंदर कैलोरीज मिनिमम हो और फाइबर ज्यादा से ज्यादा हो. एंड इन जनरल भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है हर किसी के ऊपर, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल किसी को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हम उनको फ्रूट्स के लिए भी मना करते हैं कि आप फ्रूट्स भी मत खाओ क्योंकि ठंडे हैं, तो वो आपको और ज्यादा दिक्कत करेगा. अब किसी का पेट खराब रहता है तो डेफिनेटली उनको अगर आप ज्यादा हैवी फूड दोगे, नॉनवेज दोगे, तो उनको वो दिक्कत करेगा. सो इट रादर ये कहने से कि आयुर्वेद की मेडिसिन हैं तो हमारे को डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस रखनी है, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि कौन सी डिसीज है. और हमेशा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो डिसीज के अकॉर्डिंग होती हैं, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कभी नहीं होती. थेरेपीज, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हो और आपको आर्थराइटिस है तब भी आपकी प्रिकॉशन सेम रहेंगी, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन सेम रहेगी जो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो. So dietary restrictions will be same for both Ayurveda, allopathy, homeopathy, Unani, any system of medicine. So dietary restrictions are because of your disease, not because of your type of treatment what you are taking. जी सर. तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, दैट आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को? My personal message for cancer patients and cancer caregivers, especially cancer caregivers, because they are the one who are fighting with you. ठीक है, कैंसर के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, टेम्पर टेंट्रम्स होता है, आउटबर्स्ट होता है, रेज आ जाता है, मूड भी लो होता है, सम पेशेंट फील डिप्रेस्ड.
तो यहाँ पे मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है या मैं जो पर्सनली फील करता हूँ, कैंसर पेशेंट्स जितना सफर करते हैं उससे ज्यादा कैंसर केयर गिवर सफर कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव टू मैनेज कैंसर पेशेंट्स एंड देमसेल्व्स एज वेल। तो ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों आपस के अंदर या दोनों एक दूसरे को समझें। एंड दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टे एक्टिव, स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज इट्स नॉट कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम लड़ नहीं सकते या जिससे हम जीत नहीं सकते। एवरीथिंग कैन बी चेंज, जस्ट डिपेंड्स अपॉन अस। अगर हम चाहते हैं, एंड वेरी 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 मेन थिंग जो है कि योर बॉडी रिस्पॉन्ड एज पर योर माइंड। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि शरीर और इंद्रिया दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंध में है, दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। तो अगर आप मन में पॉजिटिव हो तो बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर आप नेगेटिव हो तो बॉडी नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए स्टे बीइंग पॉजिटिव और हमेशा ये होप रखना कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हम ये मेंटेन रखते हैं तो इट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सो स्टेइंग पॉजिटिव, keep getting motivated, keeping motivated will help you a lot. So this would be my personal advice to each and everyone कि don't lose hope। अगर उम्मीद है तभी कामयाबी है, अगर जहां उम्मीद खत्म हो जाती है वहां कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। राइट सर, दिस वाज सो मच हेल्पफुल एंड काफी इंस्पिरेशनल भी था। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से किया है, अच्छे से डिटेल में समझाया है। एंड वी हैव वन क्वेश्चन ऑन द चैट। एंड मैं सबको बोलना चाहूंगी, अगर किसी और को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेस कर सकते हैं एंड हम अभी यहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सो एक क्वेश्चन है दैट हाउ फार इज कैनबिस हेल्पफुल इन अर्थराइटिस? कैनाबिस आर्थराइटिस में दो तरह से हेल्प करता है। फर्स्ट थिंग, इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द पेन, क्योंकि जब Sir, we can't hear you. हेलो, Yeah, sir. Now it is fine. या so I'm saying कि cannabis helps a lot in arthritis, so it helps in two ways, right? First, definitely जब CBD and THC equal proportion 1:1 proportion में है, राइट, सो उस केस में आपको डेफिनेटली पेन को रिड्यूस करता है। ठीक है। सेकंड थिंग है कि इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन एज वेल। जो इन्फ्लेमेशन है आर्थराइटिस के पेशेंट में, बोन्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर जहाँ पे भी जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, वो इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एज वेल। सो दोनों ही चीजों को वो रिड्यूस करता है। थर्ड थिंग, सीबीडी प्रोपोर्शन जब हाई होता है, हाई सीबीडी प्रोपोर्शन इज वेरी गुड इन इम्यूनोमॉड्यूलेटर एज वेल। तो वो आपके ऑटो आर्थराइटिस, अगर हम बात करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस, राउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसमें जो एक मेजर प्रोपोर्शन आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का, जो रिमेटॉइड या सोरियाटिक आर्थराइटिस है, इन दोनों ही केसेस में ऑटो रेगुलेशन भी करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी करता है। तो बाय इम्यूनोमॉड्यूलेशन इट आल्सो रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ डिसीजेस, राइट। तो इट इज वेरी मच हेल्पफुल। और आप योगवाही होने से जो आयुर्वेद की और दूसरी दवाइयां हैं जो भी हम गठिया बाय में या आर्थराइटिस के पेशेंट में देते हैं, तो उन उन मेडिसिन की जो एक्शन है, उनका एक्शन पोटेंशियल को भी ये इंक्रीज करता है। साथ ही साथ उनका जो वर्किंग पोटेंशियल है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जिस टाइम तक वो इफेक्टिव रहती है, उसको भी वो बढ़ाता है। सो डेफिनेटली इन आर्थराइटिस पेशेंट इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन ऑल, फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। जी सर, थैंक यू सो मच ये क्वेरी आंसर करने के लिए। राजेंद्र जी का एक क्वेश्चन था और आई होप राजेंद्र जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैंने हमारे ऐप की लिंक यहाँ चैट बॉक्स में लिख दी है, तो अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं आप उस लिंक पे ऐप डाउनलोड करके उस पर पूछ सकते हैं एंड आपको एक्सपर्ट से ही उसमें उनके आंसर्स मिलेंगे। अंजू जी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं, तो अंजू जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मैं पहले अश्वगंधा ले रही थी और जी थोड़े थोड़े दिन में गैप कर लेती थी अश्वगंधा का भी। जी तो आप मुझे उचित मार्गदर्शन देंगे इसको लेने का तरीका, क्योंकि मुझे 13 मई 2022 से बोला है कि 5 प्लेसेस पे एट सेल्युलर लेवल कैंसर सेल्स रिकर हुए हैं, मेटास्टैटिक टाइप है। मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम हुई थी, तो करीब
5 रेडिएशन के बाद मैं चलने में योग्य हुई हूँ। ओके, तो अभी आप अश्वगंधा किस पर्पज से लेना चाह रहे हैं? वो मेरे को बहुत ज्यादा जब थकान होती है तब मैं लेती हूँ। देखिए, अश्वगंधा के ना मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप अश्वगंधा किस फॉर्म में ले रहे हैं? चूर्ण में ले रहे हैं, टैबलेट में ले रहे हैं, कैप्सूल? टैबलेट। कितने mg का टैबलेट है? एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है या चूर्ण का टैबलेट है? मैं देख के बता दूं। यस, 60N लिखा है। ये तो नंबर ऑफ होंगे ना 60? तो कौन सी कंपनी? ये वेलनेस का है। अच्छा, सो दैट ये इसमें एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, अश्वगंधा का है ये। तो ये आप दो ले सकते हैं, सेम डोज है। आप काउंट क्या? हेलो। हेलो सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही थी। नाउ इज इट ओके? या हाँ, तो आपकी एज 40 to 50 के बिटवीन होगी समवेयर, आई गेस। 53। 53, राइट। तो आप इसमें 2 कैप्सूल्स मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं फॉर 15 डेज के बाद। 4 एक साथ एक दिन में? यस यस यस। ओके। I was taking only 1 per day. So you start capsule per day, you is the difference. Okay. Doses, don't worry. अश्वगंधा की जो मैक्सिमम डोजेज होती है वो 12 ग्राम्स पर डे की है। तो आप अगर इसमें लेंगे 500 mg के टैबलेट है इसके अंदर, सो यू विल टेक ओनली 2 ग्राम्स अ डे। तो अभी भी आप डोजेज है, ठीक है? डोंट वरी, टेक टैबलेट्स पर डे एंड टेक इट फॉर 15 days, then do let me know what difference. Okay, थैंक यू। या थैंक यू अंजू जी अपनी क्वेरी डिस्कस करने के लिए। हम पे एक क्वेश्चन आया है चैट पे। सैयद जी पूछ रहे हैं, व्हाट होम ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू अ 4th stage non-Hodgkin lymphoma patient who also has renal dysfunction, and he is telling that उनका जो लिम्फोमा है वो lungs and kidneys में spread हो गया है. So the patient is his dad and he has chest pain and breathing issues. सैयद जी, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले तो इट्स नॉट गुड टू हियर कि 4th स्टेज में है, नॉन हॉटकिंस है। तो यहाँ पे आप होम ट्रीटमेंट में तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं बचते हैं, बट स्टिल व्हाट यू कैन डू, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो आप रोज थोड़ा सा अदरक का रस और साथ में गुड़, ये दोनों चीज मिला के उनको सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में देना शुरू करें, तो उससे उनका रीनल फंक्शन इंप्रूव होगा, एपेटाइट इंप्रूव होगा, लंग्स में उनको बेनिफिट होगा। सो दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल द पर्पसेस, राइट। साथ में एक पीपल आती है, बड़ी पीपल, तो उसको आप दूध में पका के भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। 1/4, अगर इतनी बड़ी पीपल लेंगे करीब 1 इंच की, तो उसका 1/4 पोर्शन आप दूध के में पका के उनको दे सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प फॉर लंग्स एंड फॉर एपेटाइट। तो वहां पे दोनों में, और वो डेफ पीपल जो है वो लिम्फोमा में, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में भी बेनिफिशियल होती है। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच सर। सैयद जी, आई होप दैट आपका जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड मैं फिर से बता रही हूँ, या उनका थैंक्स भी आ गया है, ही इज अंडरस्टूड। एंड मैं फिर से आपकी लिंक भेज रही हूँ, अगर किसी को कोई भी और डाउट है तो वो उस ऐप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड सुरेश जी कह रहे हैं, कॉल मी। सुरेश जी, आप अपना नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं यहाँ ग्रुप चैट पे या पर्सनल चैट पे, एंड देन हमारे कैंसर कोच आपको कॉल करेंगे एंड आपका जो भी क्वेश्चन है उस पे गाइड करेंगे। और मैंने लिंक शेयर कर दी है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उस पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आज हमारे सेशन में ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली हेल्पफुल एंड आई होप दैट इससे कई सारे कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स की हेल्प हुई होगी। एंड काफी सारी नॉलेज मिली है, काफी सारा इंसाइटफुल सेशन था। सो थैंक यू सो मच सर। एनी टाइम, एनी टाइम। So once again, thanks Sas for inviting me over the session and to let me help others. So I hope कि मेरे थ्रू जो भी आपको हेल्प हुई हो, एंड we hope कि हम और ज़्यादा जो
कोशिश कर सकते हैं, सेविंग लाइफ सेव करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड बट आवर गोल इज द सेम, सेविंग लाइफ फ्रॉम कैंसर। सो वी होप कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके, दैट वुड बी मच बेनिफिशियल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी और को कोई भी क्वेरी हो तो दे कैन एनी टाइम कनेक्ट विद अस, कनेक्ट विद हमसे कनेक्ट करके आप और कुछ जानकारी या और कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे डेफिनेटली वो ले सकते हैं। सो थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो, अगर आपको सर से कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल फॉरवर्ड योर क्वेरी टू सर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। Sir, we just got one little question at the end. Please continue. Yeah. So, एक प्रिया दर्शनी जी से क्वेश्चन है, which diet follow in ovarian cancer? My CA 125 level is 6. ओके, अगर आप डाइट की बात करते हैं तो डाइट फॉर ऑल द कैंसर पेशेंट्स, आप जब भी अगर आप कोई भी कैंसर डायग्नोज हुआ है, स्पेसिफिकली कोई तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि अभी करेंटली आप ईस्ट्रोजन जिससे ज्यादा ना बढ़े वो मेडिसिन ज्यादा लेनी है, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो अगेन इट विल इंक्रीज योर कैंसर साइज। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करना है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं शतावरी का कंजम्पशन या बिदारी, तो आपको ये कोशिश करनी है ये नहीं लेना है, प्याज का कंजम्पशन कम करना है। और अपने डाइट के अंदर आप, जैसे मैंने अभी बताया, गुड़ और अदरक इनका कंजम्पशन थोड़ा सा इनको बढ़ा दें। सुबह 1 चम्मच अदरक का रस, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला के ले, so it will be very helpful for you. Moreover, dietary restrictions में फैट को रेस्ट्रिक्ट करें, बहुत ज्यादा फैट नहीं लेना है, रिच फाइबर डाइट लेनी है बट लो कैलोरीज होनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं गुरु च तर्पण, मतलब डाइट जो हो वो अच्छी हो बट आपका वेट इंक्रीज ना हो उस डाइट से, ऐसी डाइट आपको लेनी है। प्रोटीन का एम्पल अमाउंट में सेवन करना है जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हो। थैंक यू सो मच सर। आई होप प्रिया दर्शनी जी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। सर, वी हैव वन व्यूअर जो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, क्या हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं? अंजी जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Yes, ma'am. Yes. Audible, ma'am. Is my audible? Yeah. Please connect to the doctor, ma'am. I will discuss with the doctor. Yeah, sir is here only. Okay, fine, ma'am. So can I go ahead, ma'am? Yes, please continue. Can I? Yes, sir. Good evening, sir. My name is Anji Reddy, sir. I'm suffering with grade 4, sir. And in the year of 2014, I got a surgery. This part. Okay. And right now I'm taking medicine, but a small request, sir. I need your small guidance, sir. I'm getting this left side and right side of forehead headache. Okay. From the past 2-3 weeks using English, sir. So I'll spell out the names of Levipil 500 mg. Hello. What help do you need from? Yes, sir. I'm using English medicine. So Yeah, Levipil. Anji, Hello. you are audible. You can discuss. Yes. Yeah, ma'am. So I'm using medicine like Levipil 500 mg twice a day. Okay. 500 in the morning one, in the evening one. Okay. And Dexona. 2 mg, yeah, in the morning. So right now, from the past 3-4 days, getting severe headache, and I'm not able to keep pressure on my left hand and left leg. Okay. So Anji, so, please guide me. Yes, sir. Do one thing. Okay. Daily in the morning and evening time, you start taking steam. Okay. Do steam inhalation. Steam in the sense for face, sir, for nose. It's like this. Take steam, it definitely go inside through your breath, no? Oh, yes, sir. So start steam inhalation 2 times a day. Along with that, do pranayama. Do it for 5 minutes and do let me know. Okay. Yes, sir. Sure, sir. Sure. I'll do that, sir. And if your headache persists, then we'll start some medical cannabis medications for you as well, so that it will help. Sir. It will also reduce your headache, and it also helps you to get. Yeah, please do it there, sir, because I kept a lot of hope on you people.
Means Yes, you and last time madam also. just Yes, do sir. it 5 days. Take steam inhalation and pranayama in the morning time. Do it for 5 days. After that, Okay. okay. Yes, sir. Yes, sir. I'll do that, sir. Okay, great. Thanks for your reply, sir. Anytime. Thanks for your time. Anytime. Yeah. Thank you, Yeah. Anji ji, and I would request you to give your contact number on the personal chat so that we can connect with you, and if you have any query, we'll forward it to Dr. Prashant. Yeah. So we have one more doubt. Yes, So if you are free, doctor. yes, continue. Yeah, but you can let me know जब भी आपका you must be having other consultations, so जैसे ही आपका होगा you can please let me know. More, so you can continue, please. या प्रिया दर्शनी जी, आपका कोई डाउट है? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. प्रिया दर्शनी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. हेलो हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है. हेलो सर, नमस्कार. हेलो हेलो. यस. हाँ सर, मेरा एक्चुअली ओवरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ है. तो सर अभी मेरा ट्रीटमेंट लगभग खत्म हो गया है. 6 केमो और सर्जरी हो गया है. ओके. उसके बाद मैंने एमआरआई की थी, तो एमआरआई में नॉर्मल रिपोर्ट आया है और Very CA-125 का लेवल 6 से 9 आया है. तो सर अभी मतलब मुझे डाइट क्या फॉलो करना है? तो मैंने पहले भी सुना है कि सर जो मतलब जो गेहूं नहीं लेना है, जो हम लेते हैं ना, रोटी खाते हैं, तो वो नहीं खाते हैं. तो गेहूं सर नहीं जो क्या मतलब खाइए. बार्ली इज वेरी गुड फॉर यू. ठीक है. रिच फाइबर लीजिए, लो कैलोरी डाइट लीजिए. फाइबर का क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए. कैलोरीज और फैट है, वो फैट में देसी घी जो होता है A2 वाला, बस वही यूज करना है, और कोई फैट मीडियम यूज नहीं करना है आपको. ठीक है. हाँ सर, जैसे कि सर चलो. कुछ दलिया खाना है, तो सर दलिया तो व्हीट में ही आता है ना, तो उसको ले सकते हैं नहीं? दलिया मिलता है ना मार्केट में, बार्ले दलिया लीजिए. सर एक्चुअली नेटवर्क इशू है, थोड़ा सुने. हेलो. हाँ, मैं कह रहा हूँ बार्ले दलिया इज इजीली अवेलेबल, so you can have barley dalia. Don't have wheat. ओके सर. और सर प्रियादर्शनी जी, आपकी आवाज बताइए. नहीं आ रही है. हेलो. हाँ मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए नहीं आ रही. जी, अभी ठीक आ रही हेलो. थी, अभी ठीक आ रही. हेलो. हेलो मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ मैम. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो. हाँ जी, अब आवाज आ रही है. हाँ. हेलो सर. Yes, बताइए. तो आप बार्ले दलिया लीजिए. बार्ले दलिया इज गुड फॉर यू. हाँ, Wheat. और सर जो हम लेते हैं ना, जो ऑयल का बोलते हैं, ऐसा ये ऑयल मत लो, वो ऑयल मत लो, और रिफाइंड ऑयल, जो कौन सा ऑयल लेना सही होगा सर? ऑयल नहीं लेना है आपको, घी लेना है. घी, देसी घी. A2 क्वालिटी वाला जो घी आता है ना, वो हाँ घी. सर. नहीं सर, खाना पकाने के टाइम तो ऑयल डालते हैं ना, उसमें क्या लेना है? वो रिफाइंड या सरसों का ऑयल? नहीं, घी डालिए ना, ऑयल क्यों डालना है? ओके सर, ठीक है खाना सर. ओके सर. ठीक है. और सर और कौन सा ऐसा डाइट है सर, मुझे टोटली मतलब अवॉइड ही करना है, मतलब नहीं खाना है बिल्कुल भी? हाई फैट, जैसे कि हमारा हो गया सर, नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं या नहीं? नॉनवेज आपको हमेशा अवॉइड करना है, और हाई कैलोरी नहीं लेना है. लो कैलोरी हाई फाइबर फैट आपको अवॉइड करना है. नॉनवेज और फैट है. हाँ सर. ठीक है. ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर. थैंक यू दर्शनी जी. हाँ हाँ. एंड अगर आप लोगों के कोई भी और क्वेश्चन, तो आप उस पे पूछ सकते हैं. अपने लोग डिस्कस करना चाहते थे, सबका डाउट क्लियर. जी, अंजी जी का भी डाउट क्लियर हो गया. one person left, Rakhi Jain.
राखी जैन जी से हैंड रेज हुआ है। राखी जैन कर रही हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकती हैं। मैम मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हेलो, हाँ मुझे बोलिए ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। जी। 2 साल हो गए। मेरा कीमो भी हो गया, ऑपरेशन मतलब जो भी है वो हो गया, रेडिएशन भी हो गया है। अभी जो भी टेस्ट कराया सभी टेस्ट नॉर्मल आया है। वेरी गुड। और पहले एक BRCA1 मुझे पॉजिटिव आया था। और लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2 महीने से ना मुझे मतलब हाथ में पेन हो रहा है, हाथ जाम हो जाते हैं, पाँव जाम हो जाते हैं, नसों में मतलब ऐसे खींचती है नसें। अभी थोड़ा ऐसे हो रहा है मुझे, मतलब काफी वीकनेस महसूस हो रहा है। लास्ट पेट स्कैन कब हुआ था? लास्ट पेट स्कैन नेक्स्ट ईयर हुआ था। इस ईयर में तो अभी सिर्फ नॉर्मल बोन स्कैन करवाया था, ये अभी मतलब 1 मंथ इगो। पेट स्कैन करवा लीजिए। नहीं, अभी 1 महीने पहले ही पूरा बोन स्कैन हुआ है। डेक्सा हुआ होगा ना वो, आपका बोन स्कैन हुआ होगा ना? हाँ, बोन स्कैन हुआ। अगर आपको पेन है तो देखिए 2 चीजें हैं उसके अंदर। पेन के लिए हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। मैं पेट स्कैन सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार डबल श्योरिटी हो जाती है कि समटाइम्स कुछ आई होप आई बिलीव कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, बट स्टिल फॉर अ सेफर साइड अगर आप एक पेट स्कैन करवा लेते हैं तो इट इज वेरी इजी टू मेक द फर्दर डायग्नोसिस एंड प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एक पेट स्कैन आप करवा लीजिए, वो एक थोड़ा सा आपके बेनिफिशियल रहेगा। मोर ओवर आप हॉट फॉर्मेंटेशन करिए, थोड़ा सा गर्म सिकाई कीजिए। ठीक है, इतना आप स्टार्ट करके देखिए, अगर उससे पेन रिलीफ हो जाता है तो दैट इज डन। उससे ज्यादा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। तो सर मुझे ना मतलब खाने में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए सर? नॉर्मल डाइट, हेल्दी खाना खाइए बस, कुछ है दही आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जैन है, नॉनवेज वगैरह खाते नहीं होंगे तो नहीं सर, दही, जैन है सर। हाँ वो मैंने देख लिया, तो दही आप खाइए, दही बंद कर दही दीजिए, आपको बिल्कुल नहीं खाना है। दही नहीं खाना है? नहीं, दही बिल्कुल नहीं खाना है। ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच राखी जी डिस्कस करने के लिए। एंड मैं सबको बोलना चाहूंगी, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप ऐप पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर। हमारी सेशन रैप अप करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, बट आपने सारे क्वेश्चंस का अच्छे से डिटेल में आंसर दिया है, सो थैंक यू सो मच। एनी टाइम एनी टाइम। या थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।